हाँ जी, आगे सुनिए। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? सुनिए, जितने भी प्लांट्स हैं उसका एक एसेक्सुअल मोड है जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, कुछ पौधों के अंदर, ठीक है, नॉर्मली पौधे कैसे ग्रो करते हैं, हमने उनके सीड्स लिए, हमने सॉइल में जो है बरी करे उसको पानी वगैरह दिया, ठीक है, तो कुछ ही टाइम में उसमें से पौधा निकल आता है। वो पौधा बड़ा होएगा, उसमें कब जाके फूल लगेंगे, फिर जाके फ्रूट लगेंगे। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें आपको बीज डालने की जरूरत नहीं है, पौधे का ही कोई पर्टिकुलर हिस्सा आप जमीन में डाल दो, वहीं से सीधा एक पौधा ग्रो करके आता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह का होता है जी, नेचुरल, आर्टिफिशियल। हमने भी करना शुरू कर दिया ह्यूमंस ने, ठीक है ना। पहले नेचुरल की बात कर लेते हैं बिकॉज आर्टिफिशियल इज नॉट इंक्लूडेड इन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कुछ एग्जांपल्स ले। सबसे पहला एग्जांपल है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। आपका, हमारा, हम सबका फेवरेट आलू। हमको पसंद है आलू, सबको प्रेजेंट होता है ना। क्या हुआ है, क्यों हंस रहा है? हम इतनी बड़ी लाइन लिखी, आलू ही लिखते हैं। ठीक है, तो सबको ये आलू पसंद होता है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, है ना। किसी को फ्रेंच फ्राई के फॉर्म में प्रेजेंट है, पसंद है, सारे शब्द कोमल हो रहे हैं हमें। ठीक है, किसी को जो है बर्गर के फॉर्म में पसंद है, ठीक है ना। तो वट एवर फॉर्म यू लाइक, ठीक है ना, सभी को पसंद होता है आलू। आलू क्या है, पौधे का एक जनरल पौधे के भाई तीन पार्ट होते हैं, स्टेम, रूट एंड लीफ। कौन सा, क्या लगता है क्या होता है आलू, स्टेम, रूट या लीफ? लिखा हुआ है सामने, स्टेम होता है। आप कहेंगे स्टेम कैसे होता है, देखो एक मैंने वर्ड लिखा है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर पार्ट अपना नॉर्मल काम तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ कोई एडिशनल काम भी करने लग जाए तो हम कहते हैं वो मॉडिफाइड। पोटैटो आलू के केस में जो स्टेम है, स्टेम का काम तो वैसे तो क्या होता है भाई, पूरे पौधे को स्टेबलाइजेशन देना। लेकिन पोटैटो आलू क्या करता है, आलू का जो स्टेम होता है वो स्टेबलाइज तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में फूड को भी स्टोर करने का काम, इसको काम करना है, फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है कौन, एग्जैक्टली। तो पोटैटो और कुछ नहीं, तो उसका स्टेम ही होता है, उसमें फूड स्टोर हो गया। हम तो छोड़ते नहीं है फूड स्टोर को, हम तुरंत निकाल लेते हैं, है ना। तो पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड क्यों, जनरली तो स्टेम मिट्टी से बाहर होता है, लेकिन पोटैटो का कैसा होता है, मिट्टी के अंदर। अगर आपने कभी देखा हो तो पोटैटो जो है मिट्टी के अंदर से आते हैं, लेकिन वो स्टेम वाला हिस्सा है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। खास बात क्या होती है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है। यानी कि कभी देखा है कि आलू ग्रो करने के लिए आलू के बीज डालने, नहीं, पूरे के पूरे आलू को ही वापस मिट्टी में डाल देते, उधर से फिर से नया पौधा। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो हिस्सा मिट्टी में डालने से नया पौधा आ जाए, उस हिस्से को प्रोपेग्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल कहते हैं। ठीक है ना, तो पोटैटो प्रोपेग्यूल ही है एक्चुअली। पोटैटो में पता है प्रोपेग्यूल कौन होता है? अगर कभी आपने एकदम नए नए आलू आए हुए देखे हो मार्केट में, एकदम सीजन के आलू आए हुए देखे हो, तो पोटैटो के ऊपर ऐसे छोटे 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 बर्ड्स निकले हुए होते हैं, ब्राउनिश कलर के, देखें। इनको कहते हैं आम भाषा में आईज ऑफ पोटैटो। क्या कहते हैं, आईज ऑफ पोटैटो। ठीक है ना, अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये जो आईज ऑफ पोटैटो है, ये प्रोपेग्यूल का काम करता है, ये नए पौधे को जन्म देता है। अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, एक और है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट। इसका एग्जांपल है कैरेट, रेडिश, गाजर और मूली। उसके भी बीज डालने की जरूरत नहीं है, पूरी पूरी गाजर और मूली को ही वापस मिट्टी में डाल देते हैं, उधर से नया पौधा ग्रो हो जाता है। ठीक है ना, तो दे एक्ट एज प्रोपिग्यूल। लेकिन ये कौन सा हिस्सा है, रूट है। सिंपल रूट तो नहीं है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट है। ठीक है ना, ये मॉडिफाई हो चुकी है, फूड को भी स्टोर करने का काम। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, लीफ। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है एक पर्टिकुलर लीफ का, ठीक है ना। इस लीफ का नाम होता है ब्रायोफिल्लम। क्या नाम होता है, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम की जो पत्ती होती है उसके एजेस पे छोटी 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 पत्तियां ग्रो करी हुई होती
ये प्रोपिक्यूल का काम करती है। ये पत्तियां जब झड़ के सॉइल में गिरती हैं तो यहाँ से नया पौधा ब्रायोफिल्म का ग्रुप। तो ये लीफ का एग्जांपल है कि लीफ भी प्रोपिक्यूल का काम करती है। उदाहरण के बाद समझ में। इसके बाद थोड़ा सा अगर एडवांस देखें तो अनियन, प्याज है या फिर गार्लिक है, ये भी सब एक तरह के स्टेम का एग्जाम्पल है। ये भी सीधा, जैसे अगर आप अनियन और गार्लिक को देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे कलियां होती है ना, कलियां कलियां लगी हुई होती है। हर एक कली जो है प्रोपिक्यूल का काम करती है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, what are the disadvantages of vegetative propagation? Now these are the NCERT questions I'm talking. बच्चे होमवर्क है, कल आप इसका आंसर पढ़कर आएंगे, रिफ्रेशर से याद करके आएंगे और मेरे को आके बताएंगे क्या फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के और क्या नुकसान। अच्छा, अभी किसी को आइडिया आ रहा है कुछ क्या फायदे और क्या नुकसान है? पहले फायदे की बात करते हैं। क्या फायदा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? what are the advantages? मोर क्वांटिटी बहुत जल्दी जल्दी मिल जाए। देखो एक बात हमेशा याद रखना, वैसे आप पढ़ोगे भी, अगला टॉपिक हमने पढ़ भी रखा है। सीड का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड का बनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इट विल टेक अ वेरी 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 लार्ज टाइम, लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस काम को बहुत शॉर्ट कर देता और जल्दी 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 जो है आपको प्रोडक्ट्स मिलता है। देखिए बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है ना। इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है क्या बोलते हैं इसको, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं क्या, फूलों को ग्रो करना। मैं देखकर बताऊंगी। एक्चुअली जो फूल वगैरह होते हैं ना, ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जानते हो, जो सजावट के काम में आते हैं ना पौधे, जिससे फूल वगैरह मिले, जिस सजावट, जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गए, क्रिसमस ट्री वगैरह हो गया, ये जो सजावट के काम में आते हैं ना, उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स आप जानते हो मार्केट में लगातार बिकेंगे, बस इतना टाइम नहीं कि वो 6-7 साल वेट करेंगे जब फूल लगे। तो आजकल जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स उन सबको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो किया जा रहा है। ये सब पौधे तो नेचुरली ग्रो करते हैं, हमने खुद से टेक्निक भी लगा दी, कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि रोज, ठीक है, सबको ही पता है भाई कि वैलेंटाइन से बहुत धंधा चलने वाला है, ठीक है ना। तो रोज को आजकल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तैयार किया तो जल्दी जल्दी हो जाता है, वरना तो 7 से 8 साल लगते हैं एक पौधे में नेचुरली फ्लावर्स बनने। रोज के हर पौधे में अलग 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 अलग, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज वेरी यूजफुल। अब नुकसान की बात करें तो क्या नुकसान है? क्या मुझे बताइए, किसी भी तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है तो क्या वेरिएशंस आएंगे? क्या नहीं आएंगे, तो इसमें किसी भी तरीके से वेरिएशंस नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है। अच्छा, फायदा एक और है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब मैं आलू मेरे को वापस ग्रो करना, तो मैं उसी पौधे का आलू लूंगी जिसमें कोई तरह की बीमारियां वगैरह नहीं लग रही हो, अच्छी क्वालिटी का आलू। आलू भी तो पौधे से पौधे डिफर कर सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यू कैन चूज द कैरेक्टर्स यू वांट। जो पौधा अच्छा लग रहा है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, उसी को ही वापस ग्रो करना, क्योंकि हूबहू वही कैरेक्टर जाएंगे उसमें। आ रही बात समझ में सबको? ठीक है, बाकी आप लोग भी रिफ्रेशर से पढ़कर आइएगा और भी, और मुझे जो है इसके बारे में बताइएगा। नेक्स्ट, बोले यहाँ तक क्लियर है सबको? अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से, वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। शुरुआत कर लेते हैं, जितना झेल पाएंगे बढ़िया, बाकी फिर कल देखें, ठीक है ना। सुनिए आराम से। हाँ पूछो। टिश्यू कल्चर बताएंगे, बाद में बताएंगे, छोटा सा केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट है, कल पूछना। आज देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी पौधे, अच्छा बताओ मुझे एक बात, जिसमें फ्लावर्स लगते हैं जिन पौधों में, क्या कहते हैं उनको? फ्लावरिंग प्लांट्स। और कौन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स? एंजियोस्पर्म्स। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही फूल लगते हैं, ठीक है। फूल भी दो तरह के होते हैं, फ्लावर्स दो तरह के। अगर किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल, आप जानते हो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं पौधे, ठीक है। किसी पौधे के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फूल में प्रेजेंट है तो उस फूल को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा कहते हैं? बाइसेक्सुअल। और किसी फूल में अगर या तो सिर्फ मेल प्रेजेंट है या सिर्फ फीमेल है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअल का क्या एग्जाम्पल है? पपाया और
वाटरमेलन, वो तो बहुत सारे सकते हैं भाई, कोई ना कोई तो होता ही होएगा कुछ ना कुछ, लेकिन हमको एनसीईआरटी के याद रखते। पपाया, वाटरमेलन, बाइसेक्सुअल। सॉरी, यूनिक। बाई का क्या एग्जांपल है? मस्टर्ड। और क्या है? हिबिस्कस। बोलो आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, याद होने चाहिए अच्छे से। हम पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर एक फ्लावर का डायग्राम देखेंगे तो आप जानते हैं कुछ इस तरीके का फ्लावर का डायग्राम होता है, यानी कि सबसे ऊपर जो है, सबसे नीचे की तरफ छोटी छोटी पत्तियां निकली जो होती है फूल, तो कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। उसके ऊपर की तरफ आएंगे तो पेटल्स लगे होते हैं, रंग बिरंगे पेटल्स। वो पेटल्स रिमूव कर दूं तो अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो वो कुछ इस तरीके के होंगे। तो आगे की बात समझ में? ठीक है ना, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और सबसे नीचे वाला ओवरी। ये तीनों मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये फीमेल का सिंबल होता है बायोलॉजी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कार्पल या फिर पिस्टल भी कहते हैं, याद रखना है। जो दोनों तरफ दिखाई दे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड इन दोनों को मिलाकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर स्टेमन कहते हैं। स्टेमन, स्टेमन। बोला रही की बात समझ में? ठीक है ना? अब देखिए, अब सबसे पहले क्या होगा आप जानते हैं, सबसे पहले एंथर्स। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स। सब कोई भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। कल बताया था कौन से प्रोसेस से बनते हैं गैमेट? मियोसिस। किससे बनते हैं? मियोसिस, याद रखना है। अब गैमेट्स बन गए तो वो फ्यूज होंगे, क्या कहते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जब फर्टिलाइजेशन होता है, जो पहला सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं? जायगोट। और फिर उस जायगोट का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें डेवलप। इस स्टेप्स याद रखना है। सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स। जब तक मैच्योर नहीं होते इसी में रहते हैं। आप देख रहे हो कुछ कुछ स्पोर फॉर्मेशन जैसा, तो वो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल। बहुत एडवांस है ये। जैसे ये मैच्योर हो जाएगा वैसे ही एंथर जो है डाइसेंस हो जाएगा, फट जाएगा ये, और हवा के साथ पानी के साथ ये उड़ते हुए आके कहाँ आके गिरेंगे? स्टिग्मा पे। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन जी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। एक फ्लावर है, एक पौधा है, उसमें कई सारे फूल लगे हुए हैं। इसी फूल के एंथर से, इसी फूल के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिर गए, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी फ्लावर के एंथर से इस पौधे के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे भी तो गिर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल्फ ही कहते हैं। कि पौधा तो सेम है, ये बात पता नहीं होती, ध्यान रखना। इसके पास एक और पौधा है, उसमें भी एक फ्लावर लगे हुए हैं। इस फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए, उसको क्या कहते हैं? क्रॉस। मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। The transfer of pollen grains from anther of one flower to stigma of same flower or another flower of same plant, it is called self-pollination. While the transfer of pollen grains from anther of one flower to stigma of another flower of different plant is called what? Cross pollination. सिर्फ शब्दों का फेर है और डेफिनेशन बदलते हैं।
बहुत ध्यान से डेफिनेशन याद रखिएगा। जब तक पौधा सेम है सेल्फ है, पौधा बदल गया क्रॉस। गुंजन समझ में आ रहा है? तोशिता समझ में आ रहा है? यस हाँ जी यस मैम। समझ में आ रहा है ना जी सबको? आई होप यस। ठीक है ना? ओके सो बेसिकली जो है, ठीक है ना, ये पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन करवाता कौन है आप जानते हैं? वाटर करवा सकता है, इंसेक्ट्स करवा सकते हैं, हवा करवा सकती है। ठीक है ना? इंसेक्ट्स कैसे करवाते हैं आप जानते हैं? हाँ आवाज नहीं आ रही है आपकी तोशिता मुझको। ठीक है बट आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा? अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्लास चलने देते हैं, वैसे भी मेरे को ही बोलना है इस टॉपिक। ठीक है मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक, फिर आप लोग सुनते रहिए आराम से, कोई डाउट हो आप कल पूछ ले। ठीक है अभी सुनिए। तो अब क्या होगा जी? अच्छा इंसेक्ट्स कैसे करवाते हैं? ठीक है आप जानते हैं कलरफुल क्यों होते हैं फ्लावर्स? क्योंकि अच्छे लगते हैं रंग नेचर को? नहीं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं रंग बिरंग। ठीक है ना? तो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंसेक्ट्स क्या होता है, फ्लावर के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं नेक्टर। ठीक है ना? तो जब भी इंसेक्ट्स को लगता है कि बहुत गर्मी हो रही है या चलो डेट पर चलते हैं, जाके फ्लावर पे बैठ जाए। ठीक है ना? और फिर स्ट्रॉ लगा के जो है वो नेक्टर पियेंगे। ठीक है ना? तो एक्चुअली नेक्टर इसलिए रखते हैं ताकि इंसेक्ट्स आए। ठीक है ना? और जब वो बैठेंगे उनके जो पॉज होंगे, पैर होंगे, उन पे क्या होता है, चिपक जाएगी पॉलन पे। फिर वो कभी उड़ के स्टिग्मा पे भी बैठेंगे तो वो स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगी। अरे बात समझ में? ठीक है ना? तो इस तरीके से इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करवा देते हैं, तो पता नहीं चलता पर हो जाता है। ठीक है ना? आगे देखिए। अब जी पॉलिनेशन हो चुका है। ठीक है आगे देखते हैं। अब पॉलन ग्रेन्स जो है वो पहुंच गए स्टिग्मा पे। अच्छा जरूरी थोड़ी है कि रोज के पौधे के पॉलन ग्रेन्स रोज पे आके गिरे, सनफ्लावर के भी आके गिर सकते हैं, गिर सकते हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? एक स्पीशीज के ही आपस में इंटरब्रीड हो सकता है याद रखिएगा। ठीक है? अब जो है ये एक्सेप्ट हो गए। ठीक है पॉलन ग्रेन्स। अब क्या होगा, स्टिग्मा के अंदर इनको न्यूट्रिशन मिलेगा। स्टिग्मा के अंदर इनको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। कुछ केमिकल सीक्रेट करता है स्टिग्मा जो इनको न्यूट्रिशन देता है। और न्यूट्रिशन मिलते ही इन पॉलन ग्रेन्स में से पॉलन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। क्या बननी शुरू हो जाती है? पॉलन ट्यूब। जितने पॉलन ग्रेन है सब में पोलन ट्यूब बनेगी, लेकिन सिर्फ एक पॉलन ग्रेन ऐसा होगा जो सक्सेसफुली पूरी की पूरी ट्यूब कहां तक पहुंचा देगा? ओवरी तक। कहां तक पहुंचा देगा? ओवरी तक। अब पहले ओवरी को डिटेल में पढ़ लें। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? ओव्यूल। क्या हो सकते हैं? ओव्यूल। एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, याद रखिए। हर एक ओव्यूल के अंदर, हर एक ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो। अब मैं आपको एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना के दिखाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। ओवरी, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। आपको कि मैम ये कौन सा पढ़ा रही हूँ, बाकी सबको तो पढ़ाया, मुझे तुमको लग रहा है ना? ठीक है ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। ये एक एम्ब्रियो सैक है। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल 7 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं? 7। 3 ऊपर 3 नीचे, और सेंटर की तरफ एक स्पेशलाइज्ड सेल। नाम सिर्फ इसका याद रखना है। इस सेल को कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस 2 होते हैं, ये सेल एक ही है। ठीक है न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2। सेल एक ही है। इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? या इसी का ही दूसरा नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। बुला रही है क्या बात समझ में? ठीक है और एक याद रखना है, नीचे वाले सेल का जो बीच वाला सेल है ये एक्स सेल। क्या है ये फीमेल गैमेट है। अगला स्टेप फर्टिलाइजेशन है ना, इसलिए फीमेल गैमेट बता रही हूँ। बुला रही है क्या बात समझ में? ठीक है अब जो एक पोलन ट्यूब है ना वो सक्सेसफुली आके यहाँ से एंट्री लेती है और पहुंच जाती है कहाँ पे? एम्ब्रियो सैक के अंदर। जब पोलन ट्यूब बन रही होती है तो पोलन ट्यूब के अंदर एक बार डिवीजन होता है और 2 सेल्स बन जाते हैं। तो जो पोलन ट्यूब आई है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट्स? 2 मेल गैमेट्स। तो मुझे बताओ एम्ब्रियो सैक में कितने गैमेट रिलीज हुए? 2 मेल। 2 मेल गैमेट फ्यूजन के लिए तो एक ही चाहिए। हाँ जी। तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? एक्स सेल के साथ।
मैंने आपको पढ़ाते टाइम काफी इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया, मैंने इक्वेशंस लिखवाई थी, मैं फिर से इक्वेशंस लिखवाती हूँ। एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? फीमेल गैमेट यानी कि एक्सेल के साथ, ठीक है ना? क्या कहेंगे प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन। लेकिन जिनके अंदर फूल लगे हुए होते हैं पौधों के अंदर, उसके अंदर इस सिंपल फर्टिलाइजेशन को एक नाम देते हैं सिनगैमी। क्या नाम दिया था? सिनगैमी, याद रखिएगा। और मैंने पहले भी कहा है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज ऑलवेज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्स्ट सेल क्या बनता है? जाइगोट। ये बन गया जाइगोट। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, पर ट्विस्ट है यहाँ पे, एक और मेल गैमेट। ये एक और मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता, तो एक और मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके, इसमें कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए? एक इसका और दो इसके, टोटल कितने हैं? 3। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन से बनता है पेन। जनरल वाला पेन नहीं है, इसका फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बुलारे के बाद समझे, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका काम बताएंगे थोड़ी देर। पहले एक बार सारे रामायण अच्छे से सोच लो दिमाग, एक बार रिवाइज करते हैं, आप लोग बोलेगा साथ साथ। सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स बने, कहाँ बने? एंथर में। एंथर में वो ट्रांसफर हुए। The transfer of pollen grain from one anther to stigma of same flower or another flower of same plant is called self-pollination, and to different plants is called cross-pollination. Pollination हो गया, अब क्या होगा? पोलन ट्यूब बनेगा और एक ट्यूब पहुंच जाएगा एक एम्ब्रियो साथ, ठीक है ना? कितने मेल गैमेट रिलीज हुए? 2। एक मेल गैमेट क्या होगा? एक्सेल के साथ जाएगा। What will it form? Zygote. The second male gamete will get fused with secondary nucleus and will form pen. Primary endosperm nucleus. ये दोनों इक्वेशन आप लिखे, सबने लिखी मैम? बाकी लोग चेक कर ले, लिखी हुई है ना सबके? यस मैम। मैम लिखी हुई है? हमारी आवाज नहीं जा रही। ये दोनों अगर कभी भी आपको पूछ ले लॉन्ग में, तो लैंग्वेज तो लिखनी ही है, and with the language you also have to add the equation, ठीक है ना? This will make your copy more creative. फिर से अलग, ये कल पूछूंगी, हंस कर रह तू। घर पे पढ़ाई चल रही है? लग तो नहीं रहा तेरी शक्ल से। मैं कह रही हूँ, घर पे पढ़ाई चल रही है क्या तेरी? पढ़ रहा है? लर्निंग कर रहे हो? टेस्ट की तैयारी चल रही है लाइट वाले की? थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा, बढ़िया तैयारी करिए, दिक्कत होगी। इस बार नंबर कम नहीं आने चाहिए, अभी चेक करूंगी आज क्लास के बाद। लिख लिया सबने? ठीक है ना? अब सुनिए, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब अगला टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो होता है कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सुनिए, पूछो, लिख लो। अच्छा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायग्राम, ठीक है, तो अगर आप अपनी एनसीईआरटीज देखेंगे तो देयर आर 2 डायग्राम्स बेस्ड ऑन फ्लावर, ठीक है? एक है जिसपे लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, वो उतना नहीं पूछा जाता जितना अगले पेज पे डायग्राम पूछा जाता है। अगले पेज पे डायग्राम का कैप्शन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है जर्मिनेशन, ठीक है ना? हमें कई बार पता नहीं चलता कि हमें ये डायग्राम बनाना है, एग्जाम में लिखा हुआ आता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ स्टिग्मा, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। अब देखो, ये छोटा सा, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना? ये एम्ब्रियो सैक है,
एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 7 सेल्ड, 7 सेल का होता है, और न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8। तो इसको कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। अब छोटा सा मार्क लगाकर लिख सकते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है एम्ब्रियो सैक। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद 5 चीजें होती है। जैसे आपको ना अपने रोज का फॉलोइंग हाँ जी, उसका क्या करेगा? वो धीरे धीरे उसमें डिकम्पोज हो जाएगा, उसके अंदर का मटेरियल यूज हो जाएगा उसका, ठीक है ना, डिकम्पोज खत्म कर देगा प्रोसेस, ठीक है ना। आगे देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है ये देखिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? सबसे पहले जो आपका जाइगोट बना था ना, अब वो ग्रोथ दिखाना शुरू करेगा, उसमें माइटोसिस होना शुरू हो जाएगा। ग्रोथ करते 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 वो एम्ब्रियो बना ले। क्या बना लेगा? जब जाइगोट थोड़ी ग्रोथ कर लेता है, सेल्स बढ़ा लेता है, उसको एम्ब्रियो, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसके अंदर रहेगा। अरे बच्चे समझ में? डेवलपिंग एम्ब्रियो विल कैरीड बाय दिस, विल बी कैरीड बाय दिस। आगे देखिए, ये फर्स्ट इवेंट। सेकंड इवेंट में क्या होता है? ये जो पेन बना था ना आपका, तो अब देखिए नेचर ना इशारा दे रहा है कि जो मदर होती है ना, उसे न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है ना। तो अभी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये पेन क्या करता है? उसको न्यूट्रिशन देगा। क्या देगा उसको? भाई जब तक जो है नया पौधा नहीं ग्रो कर जाए तब तक न्यूट्रिशन देने वाला होना चाहिए, तो इसके अंदर इसको न्यूट्रिशन देने का काम, ठीक है ना। थर्ड देखिए, जो ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक जिस स्ट्रक्चर के अंदर है उसको क्या कहते हैं? ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ओव्यूल के बाहर की जो लाइनिंग है वो हार्ड हो जाती है, और यही ओव्यूल बदल जाता है सीड में। किसमें बदल जाता है? सीड में। और ये सारे के सारे ओव्यूल किसमें प्रेजेंट है? ओवरी में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बदल जाता है किसमें? फ्रूट में। तभी तो फ्रूट्स के अंदर सीड्स मिलते हैं अपने को, ठीक है। तो एक्चुअली पहले ओव्यूल थे, अब सीड बन गए। यानी सीड के अंदर क्या होता है पौधे का? एम्ब्रियो। तभी तो सीड को मिट्टी में डालने से नया पौधा आ जाता है, एम्ब्रियो से तो नई संख्या आती है ना। सो दैट्स व्हाई। अरे बात समझ में? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आसपास जो फूल के पेटल्स वगैरह थे, अब वो सब झड़ के सॉइल में गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो पेटल्स है, सेपल्स वगैरह है, जो भी स्ट्रक्चर ये सब रह गए छोटे मोटे, ये सब फॉल ऑफ, ये सब गिर जाते हैं नीचे मिट्टी में, ठीक है। उसमें न्यूट्रिशन बनाएंगे, फिर से पौधे में काम आ जाए। मैम के बाद समझते, ठीक है ना। तो ये है 5 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर से सुनिए, पहले में क्या होता है? जाइगोट। किसमें बदलता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो देन किसको न्यूट्रिशन देगा? एम्ब्रियो को। ओव्यूल किसमें एम्ब्रियो को बदलेगा? ओवरी किसमें बदलेगी? सीड में। और अच्छा, बाकी ओवरी। पेटल्स वगैरह और सारे क्या होंगे? फॉल ऑफ हो जाएंगे। सब लोग एक बार देख लो, टॉपिक लिखा हुआ है क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वैसे मैंने आपको ये पूरा पूरा लिखने का भी काम दिया था उस टाइम, जो तुमने तो करा नहीं था। मैम फोटो भी दिया था ना विजित? चलो बढ़िया। मैम ठीक है वेदांश, ये वीडियो देते टाइम याद रखना, ये सब याद करके आना है, कल पूछूंगी मैं, ठीक है ना। हाँ जी, सुनिए, सही क्वेश्चन है बिल्कुल, कि मैम मान लो कि अगर कोई ओवरी है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल थे, तो फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब तो एक में पहुंचेगा, बाकी का क्या हुआ? एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया ऑटोमेटिक बाकी के सब सीड में बदल जाते। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर फॉर एवरीवन। इन सब के अंदर जो है अपने आप से स्ट्रक्चर जो है, ठीक है ना, इन सब के अंदर सीड्स के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें एक ओवरी, ये पूरी की पूरी ओवरी फर्टिलाइज हो, इसके अंदर सारे के सारे ओव्यूल सीड में बदल जाए, हर एक सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सही बात। अरे बस दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जाएगा कोई एक पोलैंड, ये ध्यान रखिए। ओके, नाइस क्वेश्चन। हाँ जी, और एक है तुम्हारे पढ़ने की क्षमता। अच्छा, अभी आप सब लोग एक काम करिए, एनसीईआरटी रीड आउट करिए, इस पूरे टॉपिक, इस पूरे टॉपिक की एनसीईआरटी रीड आउट करिए, ठीक है ना। एक लास्ट टॉपिक है सीड, लास्ट में एक सीड का डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी, दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, सीड जैसे कि चना होता है ना, चना,
चना का एक सीड ही है, उसको रात भर भिगोइए फिर आप खोलिए तो उसके ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स बाहर आ जाते हैं, है ना। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कोटाइलिडन। क्या कहते हैं? कोटाइलिडन। कोटाइलिडन क्या होता है? सीड बन गया ना, अब उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको अब न्यूट्रिशन कौन देगा? सीड के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स है लीफ जैसे, कहते हैं कोटाइलिडन। इनके अंदर फूड स्टोर होता है। जब तक बीज में से नया पौधा नहीं आ जाए, नया पौधा निकल जाए तो फोटोसिंथेसिस करके खुद खाना बना ले। लेकिन जब तक ये नहीं हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है तुरंत ही पौधा आ जाता है, कुछ दिन लगते हैं, तब तक कोटाइलिडन न्यूट्रिशन। इसके बीच का जो ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये जो बीच का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं प्लूम्यूल। क्या कहते हैं? प्लूम्यूल। आगे चलकर इस बीच में से जब नया पौधा आएगा तो रेडिकल आगे चलकर रूट बनाएगा। क्या बनाएगा? रूट। कोई पूछ ले, बताओ फ्यूचर रूट कौन है? रेडिकल। ट्रिक है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। सिमिलरली प्लूम्यूल आगे चल के क्या बनाएगा? शूट। स्टेम को शूट कहते हैं बायोलॉजी में। तो ये सीड का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए तो नहीं आएगा, पर फोटो पूछ के लेबलिंग जरूर पूछ सकते हैं। नहीं, इतना इजी बनवाने के लिए देंगे नहीं, पर हाँ जी लेबलिंग जरूर पूछ सकते हैं। गुंजन और तोशिता समझ में आएगा यहाँ तक? यस मैम। बोलिए ऑनलाइन वालों। अच्छा, आप लोग की आवाज नहीं आ रही ना मेरे तक। हम ठीक है, ओके, ठीक है ना। आज का वो होमवर्क है, आज तो पूरा रीड आउट करिए एनसीईआरटी से, एक एक लाइन पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन आने वाला, ठीक है ना। अभी आप लोग भी पढ़िए, ये लोग तो मेरे सामने भी पढ़ते जा रहे हैं। कोई भी डाउट आए आप तुरंत कल पूछ सकते हैं। फॉर नाउ हम ये मीटिंग ओवर कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सैटरडे को टेस्ट है, बी प्रिपेयर्ड। लाइट प्लस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। डाउट्स विल बी शॉर्टेड टुमारो इन अ 40-minute मीटिंग। दूसरी 40-minute मीटिंग में पूरा का पूरा यही चैप्टर डिस्कस होने वाला है। आ रही बात समझ में? टेबल्स लिख के लेकर आ जाना डिफरेंस वाली, ठीक है ना। ओके, बाय।